हेलो नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह एंड एकेएस लॉ ऑफिसेस पर आप सबका स्वागत। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि देश के अलग अलग बार काउंसिल्स पिछले 4-5 दिनों से स्ट्राइक पे हैं। पूरा अगले 8 मिनट के अंदर मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि सजेस्ट किए गए हैं एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में, जिसकी वजह से ये सब कुछ। सबसे पहली बात जो एडवोकेट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करने के लिए कही गई है वो है कि लीगल प्रैक्टिशनर्स की जो डेफिनेशन है उसको वाइड किया गया है। यानी कि लीगल प्रैक्टिशनर्स की डेफिनेशन के अंदर यहाँ पर कॉर्पोरेट लॉयर्स, आपके इन हाउस काउंसिल्स और जो भी एडवोकेट्स प्राइवेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन स्टेट बॉडी में वर्कआउट करते हैं या फॉरेन लॉ फर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं और लीगल प्रैक्टिस का काम करते हैं, उनको भी हम लीगल प्रैक्टिशनर्स की परिभाषा में सेक्शन 2 के अंदर कवर करने वाले। यह था पहला पॉइंट जो कि प्रपोज किया गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि अभी तक आपको स्टेट बार काउंसिल्स में एनरोल्ड करवाना पड़ता था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो प्राप्त करना पड़ता था आफ्टर क्लियरिंग द एआईबी एग्जामिनेशन। पर अब एक और फॉर्मेलिटी जिसको मैंडेटरी कर दिया गया है वो है कि जो भी एडवोकेट्स बार एसोसिएशन है, जो एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अंदर भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। यह बात कही जाएगी सेक्शन नंबर 33A के तहत। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करते हो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आप चेंज करते हो। मान लीजिए किसी ने दिल्ली में अपना एनरोलमेंट कराया, अब उनको गुड़गांव प्रैक्टिस करनी है तो उनको 30 दिन के अंदर अपना इंटीमेशन देना पड़ेगा। और एक बात और है कि आप एक ही जगह वोट भी दे सकते हैं सेक्शन 33A के तहत। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चेंज है वो है कि हम एडवोकेट्स अक्सर क्या करते हैं, कई बार विरोध प्रदर्शन के लिए स्ट्राइक करते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स के तहत भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इन्होंने एडवोकेट एक्ट के अंदर इन अधिकारों को भी कटेल्स कर दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक्सेप्शंस दिया गया, अगर मान लीजिए कोई सिंबॉलिक तौर पे या एक आध दिन के लिए कोई प्रोटेस्ट करता है, वो भी प्रोफेशनल या एडमिनिस्ट्रेशन इशू के रिगार्डिंग, तो ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि कोर्ट का वर्क तब भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई स्ट्राइक या बॉयकॉट वकील लोग करते हैं तो सेक्शन 35A जो है वो क्या करता है, आपको मिसकंडक्ट की कैटेगरी के अंदर डाल देगा। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि स्ट्राइक करने पे भी वकील अब जेल जाना शुरू हो जाए। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सरकार है वो स्टेप इन कर रही है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि आपको जो सेक्शन 4 के अंदर बार काउंसिल है उसमें अब 3 सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, तो तीनों सदस्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा। यानी यह कह सकते हैं कि सरकार का प्रभाव जो है हम वकालत के पेशे में थोड़ा और बढ़ने वाला है। अगला पॉइंट है, जो 5th पॉइंट है, पेनल्टी इम्पोज करने के ऊपर। यह कहा गया है कि या तो कुछ पेनल्टी इम्पोज करी जाएगी या इनहेंस करी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए सेक्शन 45 में ये कहते हैं कि पहले जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी अगर प्रैक्टिस करता था तो 6 महीने का जेल का प्रावधान था, और अब प्रावधान बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा सेक्शन 45B में यहाँ पर आपके सामने एक और चीज है कि आपके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च की जा सकती है फॉर मिसकंडक्ट। इतना ही नहीं, सेक्शन 24B भी कहता है कि अगर आपको किसी ऐसे ऑफेंस के लिए सजा मिली जहां पर 3 साल से ज्यादा का इम्प्रिजमेंट है तो आपको बार काउंसिल से रिमूव कर दिया जाएगा, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अब विडंबना देखिए कि जो सांसद हैं वो कितना भी कन्वेक्ट हो जाए पार्लियामेंट के अंदर बैठ सकते हैं। 3 साल से ज्यादा कन्वेक्ट होने के बाद ऐसा नहीं है आप अगले दिन से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। 3 साल की जब आप सजा पूरी करके आएंगे उसके बाद 2 साल का गैप देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दोबारा से प्रैक्टिस शुरू कर पाएंगे। तो बहुत ही खतरनाक प्रोविजन है और इसे मैं कंडेम करता हूँ। 6th जो पॉइंट है वो है वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। आप लोग जानते हैं कि 2023 के अंदर अमेंडमेंट आया था जिसके अंदर जो टाउट्स हैं उनको एक तरह से प्रोहिबिट किया गया था, तो ठीक वैसे ही प्रोहिबिट का मतलब ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है कि वेरिफिकेशन एंड प्रोफेशनल ओवरसाइट, यानी कि जो भी एडवोकेट की डिग्री है उसको एड्रेस, उसका वर्क प्लेस, उसका प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट वगैरह, तो हर 5 साल में एक बार वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है पूरे इंडिया के सारे एडवोकेट का हर 5 साल के अंदर वेरिफिकेशन कराना। तो देखते हैं ये कैसे आगे प्रोसीड करते हैं। तो जो भी कोई फॉरेन लॉ फर्म है या कोई फॉरेन वकील है इंडिया में अगर प्रैक्टिस शुरू करता है तो उनको BCI के लॉ से रेगुलेट नहीं किया जाएगा, उनको उन लॉ से रेगुलेट किया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये भी एक इंटरफेरेंस कर रही है सरकार वकीलों के अपने राइट्स पे। और बाकी अगर आपको कोई फेक या फॉल्स डिग्री के साथ वकालत स्टार्ट करते हैं तो इसका भी तहत आपको डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे है जो 7th पॉइंट, वो क्या कहता है कि ट्रेनिंग का अरेंजमेंट किया जाएगा। प्री एनरोलमेंट एंड पोस्ट एनरोलमेंट ट्रेनिंग होगी जो कि मैंडेटरी होगी, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। सारे वकील ट्रेंड रहेंगे, अच्छे से अपना प्रैक्टिस कर पाएंगे।
और प्रैक्टिकल नॉलेज से अच्छे से अपना करियर ग्रो कर पाएंगे। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर आपको जो बार एग्जामिनेशन देना है वो तो आपको जगह पे रहेगा ही रहेगा, AIB अपनी जगह पर कंडक्ट जो करवा रहा है एग्जामिनेशन वो करवाता रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात हुआ है कि जो 2 साल का जो प्रोविजन था, 2 साल का याद रखिए, हमेशा हम AIB कॉलेज से निकलते हैं उसके बाद 2 साल आपको टाइम चाहिए होता है, AIB क्लियर करना होता है 2 साल के। वो पॉइंट यहाँ पर हटा दिया गया है, आपको AIB क्लियर करने के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर अगला और आखिरी पॉइंट है वुमेन रिजर्वेशन का। बार काउंसिल के अंदर जगह दी गई है, कम से कम 2 सीटें हैं जो महिलाओं के लिए रहेंगी। ये 8 इंपॉर्टेंट बात है जो अमेंडमेंट के अंदर प्रपोज की गई है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और भी अगर कोई नई बात आप कहना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।